सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है ये अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 पे जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक डिस्कस किया जाता है कैसे हम सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। आर्टिकल 9 पे डिस्कस किया जाता है कैसे सिटीजन रिवोक हो सकता है एंड आर्टिकल 10 एंड 11 पे डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट को क्या लॉ मेकिंग पावर दिया गया है सिटीजनशिप को लेकर। जब भी हम सिटीजनशिप को डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 26 जनवरी 1950 है। 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी सिटीजनशिप रिलेटेड इश्यूज है ये अपना पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया गया है एंड 26 जनवरी 1950 के बाद में जो भी कॉन्सेप्ट्स है इश्यूज है ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 पे डिस्कस किया गया है। अब देखते हैं हम आर्टिकल 5 पर जो बात करता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। द मीनिंग ऑफ डोमिसाइल इज यूजुअल और हैबिचुअल रेसिडेंस। आर्टिकल 5 का जो कंडीशंस है ये कहता है कि एवरी पर्सन हु हैज़ डोमिसाइल एंड के बाद कंडीशंस दिया गया है। पर्सन हो सकता है खुद इंडिया पे बॉर्न हो टेरिटरी ऑफ इंडिया पे या उनके जो पेरेंट्स है पेरेंट्स में कोई भी इंडिया पे बॉर्न हो या पर्सन अगर 26 जनवरी 1950 से पहले नॉट लेस देन 5 ईयर्स मिनिमम 5 ईयर्स अगर ऑर्डिनरीली इंडिया पे रिसाइड कर रहे हैं। ये 3 कंडीशंस में कोई एक कंडीशन प्लस पर्सन हैज़ टू हैव ए डोमिसाइल इन इंडिया ये अगर फुलफिल होता है तो फिर पर्सन को सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 6 के बारे में। आर्टिकल 6 उन पर्सन्स के बात करता है जो पाकिस्तान से इंडिया पे माइग्रेट हुए हैं। इन टाइप ऑफ पर्सन्स को कैसे सिटीजनशिप मिलेगा इसके बारे में आर्टिकल 6 बोलता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट डेट है 19 जुलाई 1948। ये जो डेट है 19 जुलाई 1948 इससे पहले जो पर्सन इंडिया पे आए हैं उसको कैसे सिटीजनशिप मिलेगा एंड इसके बाद जो पर्सन इंडिया पे आए हैं पाकिस्तान से माइग्रेट करके उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगा क्या कंडीशन है इसके बारे में आर्टिकल 6 डिस्कस करते हैं। जो पर्सन 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया पे आए हैं उनके लिए सिर्फ कंडीशन है वो पर्सन अगर इंडिया पे बॉर्न है या उनके ईदर ऑफ पेरेंट्स इंडिया पे बॉर्न है या ईदर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया पे बॉर्न है उस कंडीशन के ऊपर ही उनको सिटीजनशिप मिल जाएगा। लेकिन जो पर्सन 19 जुलाई 1948 के बाद में इंडिया पे आए हैं उनके लिए 2 कंडीशंस है। पहला वो या उनके कोई पेरेंट्स या उनके कोई ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया पे बॉर्न होना चाहिए एंड उस पर्सन को इंडिया पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस उनको फुलफिल करना पड़ेगा टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब रजिस्ट्रेशन के लिए शर्त ये है कि रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन आप तभी कर सकते हैं जब इंडिया पे आके एटलीस्ट 6 मंथ्स आपने रिसाइड किया है उसके बाद ही आप एप्लीकेशन करेंगे एंड आपके एप्लीकेशन के बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 7 के बारे में जो कि सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान इनके ऊपर डील करता है। इस आर्टिकल पे इम्पोर्टेंट डेट है 1 मार्च 1947 क्योंकि इस डेट पे पार्टीशन का घोषणा किया गया था। अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन वाज मेड। जब 1 मार्च 1947 पे पार्टीशन का अनाउंसमेंट हुआ इस डेट के बाद अगर कोई पर्सन इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गया तो फिर उनको इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा क्योंकि वो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले गए।
अब देखो, जैसे हम हिंदू लॉ में देखते हैं, कोई भी पर्सन था पहले, उसके बाद किसी भी धर्म में कन्वर्ट हुआ है एंड उस धर्म से फिर से रिकन्वर्ट होके हिंदू पे आए हैं, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज हिंदू अंडर द हिंदू लॉ। तो उसी सेम कंसेप्ट को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें, इंडिया से पाकिस्तान गया था लेकिन दे आर कमिंग बैक टू इंडिया। नाउ if the persons are coming back to India, they has to get a permit. And what is the condition for getting permit? Permit is given on the condition that you are coming back to India for resettlement and permanently residing in India. वह लोग पाकिस्तान से परमिट लेके इंडिया आएंगे एंड उनको इंडियन सिटीजनशिप उस तरीके से दिया जाएगा जो कि अपना आर्टिकल 6B में रखा गया है कंडीशंस। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 8 के बारे में, जो कि सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में बात करता है। ये जो सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ये इंडिया एंड पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी इशू को एक्सक्लूड करके अगर बाहर के कोई भी कंट्रीज़ जो हैं, अन्य कंट्रीज़ जो है, अदर कंट्रीज़ जो है, उनमें कोई पर्सन अगर रह रहा है तो वो कैसे सिटीजनशिप को ले सकते हैं, उसके बारे में बात किया गया है। कंडीशंस इस पे 3 हैं। अगर कोई पर्सन जो कि जिसका जन्म इंडिया पे हुआ था, या ईदर ऑफ पेरेंट्स का जन्म इंडिया पे हुआ था, या ग्रैंड पेरेंट्स ईदर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया पे हुआ था, ये था पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, वो पर्सन बाहर के कोई कंट्री में ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा है अभी। तीसरा कंडीशन, अगर वो पर्सन इंडियन सिटीजनशिप को लेना चाहते हैं तो फिर उनको उस कंट्री पे जो इंडियन कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव या डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ पर जाकर बाय एन एप्लीकेशन खुद को इंडियन सिटीजनशिप के तौर पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एंड जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है, ये कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। नेक्स्ट हम आर्टिकल 9 को अगर देखें तो ये बात करता है कैसे अपना इंडियन सिटीजनशिप रिवोक हो सकता है। अगर हम जानते हैं कि इंडिया पे सिंगल सिटीजनशिप अलाउड है, मतलब कोई भी पर्सन अगर इंडिया का सिटीजनशिप है तो कोई दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर कोई पर्सन वॉलेंटरीली दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप को एक्वायर करते हैं तो फिर उनके इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली इस आर्टिकल का अंडर रिवोक हो जाएगा। अब हम देखेंगे आर्टिकल 10 को, जो कहता है कि अगर आपके पास सिटीजनशिप है, वंस एक्वायर्ड सिटीजनशिप, इट विल कंटिन्यू, you will continue to be the citizen of India, but this article is also subjected to the law made by the parliament। अब हम देखेंगे आर्टिकल 11 को, जो अपना डिस्कशन का लास्ट आर्टिकल है। इसमें पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि सिटीजनशिप रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकता है। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप या टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप कैसे प्राप्त होगा या ख़त्म कैसे होगा, या अदर मैटर्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप। इस आर्टिकल में जो पावर दिया है पार्लियामेंट को, इस पावर के ऊपर ही पार्लियामेंट ने बाद में सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसको बनाया है। I hope part 2 of the constitution, which is talking about the citizenship, is now clear. If you like this discussion, please like this video and share to your friends, and must do subscribe to this channel. Thank you so much.